क्या आप जानते हो कि अंतर को कैसे लिखा जाए और उसको उसमें कैसे पॉइंट ऐड की जाए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले और एक भी अंतर के नंबर ना कटे। तो आज हम इस वीडियो में जो भी प्रश्न अंतर वाले आए हुए हैं लगातार 4 साल के, यानी 2011 से लेकर हम 4 साल के तो देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम 2011 से लेकर 2025 तक जो भी अंतर आए हैं सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और मेरे YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं जो भी फसल उत्पादन में कक्षा 12वीं के फसल उत्पादन विषय में अभी तक जो भी अंतर आए हैं एग्जाम में, एमपी बोर्ड में, तो उन सबको हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो हम बहुत अच्छे से समझेंगे, तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और यदि आप चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आने वाला हूं और बहुत ट्रिक से समझाऊंगा ताकि आपको एकदम सटीकता से याद हो जाए और पेपर में बिल्कुल ठीक तरीके से याद आ जाए। तो चलिए अब हम बिना टाइम के स्टार्ट करते हैं। और हमारे सामने है आज पहला अंतर है, और पहला अंतर है अध्याय 1 से। और क्या है? सिंचाई एवं जल निकास में अंतर लिखिए। ये प्रश्न 2011 में आया था, 13 में आया था, 18 में आया था, 20 में आया था, 22 में आया था और 24 में भी आया था। तो निश्चित ही है अब 26 में ही आने वाला है। तो सिंचाई और जल निकास, तो जैसे कि आपको पता है कि फसल की जल मांग के समय हम सिंचाई देते हैं उसको, उसके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए। और जल निकास को हम क्या करते हैं? खेत में जो अनावश्यक जल भर जाता है उसको हम बाहर निकालते हैं। तो चलिए अब हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो सिंचाई में क्या करते हैं? खेत में पानी देना सिंचाई कहलाता है। खेत में कृत्रिम रूप से या कृत्रिम विधि से पानी देना सिंचाई कहलाता है। खेत से अनावश्यक पानी निकालना जल निकास कहलाता है। क्या होता है, कभी कभी खेत में ढाल के हिसाब से पानी जो है इकट्ठा हो जाता है और उस पानी के इकट्ठा होने के कारण फसलों में जो है बाधा उत्पन्न होने लगती है। तो उस अनावश्यक जल को खेत से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। फिर दूसरा क्या दिया है? सिंचाई हेतु नालियों खेतों से ऊंची बनाई जाती है। और जल निकास फालतू पानी बाहर निकालने वाली नालियां धरातल से नीचे बनाई जाती है। और नालियां कैसी बनाई जाती है? ढाल की दिशा के हिसाब से। सिंचाई नालियों की आवश्यकता वर्ष भर होती है, क्योंकि पानी तो हमेशा देना ही है। फिर इसके बाद में इन नालियों की आवश्यकता मुख्यतः वर्षा ऋतु में होती है, क्योंकि ज्यादातर जो है वर्षा ऋतु में ही अनावश्यक पानी भरता है। सिंचाई से भूमि में जल स्तर ऊंचा उठता है और जल निकास से भूमि में जल स्तर नीचा गिरता है। तो ये हमने देखे सिंचाई एवं जल निकास में अंतर। तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला अंतर देखने वाले हैं। अब अगला अंतर क्या रहेगा हमारा? पृष्ठीय एवं भूमिगत जल निकास नालियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लीजिए आपके सामने है पृष्ठीय एवं भूमिगत जल निकास नालियों में अंतर या पृष्ठीय एवं भूमिगत जल निकास नाली में अंतर। तो पृष्ठीय यानी ऊपर और भूमिगत यानी ऐसी नालियां जो भूमि की कुछ गहराई में अंडरग्राउंड बनाई जाती है और उस नालियों के माध्यम से पानी को बाहर निकाला जाता है। और ऐसी नालियों को स्थायी नालियां कहा जाता है। तो चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं। तो हमारे सामने क्या दिया है कि पृष्ठीय नालियां, इन नालियों के निर्माण की प्रारंभिक लागत कम होती है। इन नालियों की प्रारंभिक लागत कैसी होती है? कम होती है। जबकि भूमिगत नालियों की प्रारंभिक लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि इनको भूमि के अंदर अंडरग्राउंड बनाना पड़ता है। फिर दूसरा क्या दिया है? इन नालियों से मृदा कटाव की संभावना रहती है, क्योंकि ये भूमि के ऊपरी परत पर बनाई जाती है। इससे मृदा कटाव की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड भूमि के अंदर रहती है, तो वर्षा का पानी डायरेक्ट इसमें नहीं पड़ता है। फिर क्या दिया है तीसरे में? इससे खेत का क्षेत्रफल कम हो जाता है, क्योंकि बार बार नालियां बनाने से जगह बहुत वेस्टेज हो जाती है। फिर भूमिगत जल निकास नालियों में इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि नाली भूमि के अंदर होती है और खेती भूमि के ऊपर होती है। अब चौथा हम देखने वाले हैं। चौथा में क्या दिया है? इसके कारण कृषि कार्यों को करने में बाधा आती है, क्योंकि बहुत सारी नालियां हो जाती है तो कर्षण क्रियाएं
या फिर जोताई क्रियाएं में बाधा आती है, लेकिन इनसे कृषि कार्य करने में कोई बाधा नहीं आती है क्योंकि ये नालियां भूमि के अंदर होती है। और हम पांचवा देखेंगे कि इन नालियों की मरम्मत में समय व धन कम लगता है क्योंकि ये ऊपर ही होती है तो ऊपर करना आसान हो जाता है, लेकिन मरम्मत में धन व अधिक समय लगता है क्योंकि ये नालियां भूमि के अंदर होती है। तो अभी हमने समझे पृष्ठीय जल निकास नालियां और भूमिगत जल निकास नालियां। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और केवल आप ये 5 पॉइंट याद रखिए और इन्हीं को आपको पेपर में कवर करना है। बस इतने में ही आपको ये 4 नंबर का प्रश्न आता है, यहां से आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं अगला अंतर, और हमारा ये तीसरा अंतर जो है अध्याय 3 से है। और ये पेपर वाले का ये बहुत चाहता प्रश्न है, मतलब इसको वो बहुत पसंद करता है और बार बार ये प्रश्नों को दोहराते रहता है। तो आज आप मेरे साथ ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ लीजिए, तो निश्चित ही आपको ये इस प्रश्न में कोई भी गलती नहीं होगी। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा है कि खाद एवं उर्वरक में अंतर बताइए। दूसरा क्या दिया है, जीवाश्म एवं रासायनिक खाद में 4 अंतर लिखिए। तो खाद कैसे बनती है? खाद जो है कार्बनिक पदार्थ को सड़ा गलाकर या कार्बनिक पदार्थ के सड़ने गलने से तैयार होती है। अब उर्वरक किसे कहेंगे? उर्वरक ऐसे रसायन जो कारखाने में तैयार किए जाते हैं जिनमें एक पोषक तत्व होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। लेकिन खाद में सभी पोषक तत्व होते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और सबसे अच्छी खाद यदि होती है तो वर्मी कंपोस्ट, इससे बेस्ट कोई खाद नहीं होती है। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं खाद एवं उर्वरक में अंतर। अभी हमने समझ लिए कि खाद किसे कहेंगे और उर्वरक किसे कहेंगे। तो हमें अब यहाँ पर 4 अंतर देखना है। 4 अंतर आप मेरे साथ बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और यदि आपको कहीं भी किसी भी लाइन में कोई भी समस्या आती हो तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको उस लाइन को दोबारा से फिर से समझाऊंगा नहीं, आपको याद ही करा दूंगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया है, इन्हें खेत पर ही तैयार किया जाता है। तो खाद को नॉर्मली हम खेत पे तैयार कर सकते हैं, ये कारखाने में तैयार किए जाते हैं। इनमें प्राय पौधों की वृद्धि के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। सभी आवश्यक पोषक तत्व यानी प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व, तृतीय पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व सभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाद में उपस्थित होते हैं। लेकिन उर्वरक में क्या होता है, सामान्यतः उर्वरक में 1 या 2 तत्व मिलाकर ही बनाए जाते हैं। ये होती है उर्वरक की पहचान। अब हम देखने वाले हैं तीसरा में क्या दिया है, इनका भूमि पर प्रभाव 2 से 3 वर्ष तक रहता है। लेकिन उर्वरक इनका प्रभाव तत्काल होता है, तत्काल होने के बाद इनको भूमि से प्रभाव खत्म हो जाता है, यानी एक ही सीजन में ये काम आती है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। इसके बाद चौथा क्या दिया है, इनके प्रयोग से खेत की भौतिक दशा एवं रासायनिक दशा में सुधार होता है तथा लाभदायक जीवाणु की संख्या में भी। तो देखे हमने कि खाद की कितनी सारी विशेषता, खाद देने से भूमि की भौतिक दशा भी सुधरती है, रासायनिक दशा भी सुधरती है और लाभदायक जीवाणु की संख्या में भी वृद्धि होती है। लेकिन उर्वरक के क्या नुकसान है, इनके अधिक प्रयोग से भूमि भौतिक दशा बिगड़ती है। भौतिक दशा बिगड़ती तो है, साथ में जो लाभदायक जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि भी रुक जाती है। तो ये आपको याद रखना है। 5वां में क्या दिया है, पूछा तो 4 है लेकिन हमें 5 याद रखना चाहिए, है ना। जैसे हम एक लाइन यदि मिस कर गए तो हम ये लाइन उसमें लिख सकते हैं। ये भूमि की जल धारण क्षमता को भी बढ़ाते हैं, लेकिन उर्वरक इनके प्रयोग से जल धारण क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हमने देखे खाद एवं उर्वरक। अब हम देखेंगे अगला अंतर। तो अब हमारे सामने है चौथा अंतर में हम क्या देखने वाले हैं, बेसल ड्रेसिंग तथा टॉप ड्रेसिंग में कोई 2 अंतर लिखिए। तो विद्यार्थियों या मेरे दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि बेसल ड्रेसिंग और टॉप ड्रेसिंग ये दोनों ही खाद या उर्वरक देने की विधि है। तो अब बेसल ड्रेसिंग में क्या होता है, इसमें हम क्या काम करते हैं,
इसमें बेसल ड्रेसिंग में क्या करते हैं, इसमें हम जो है उर्वरकों का छिड़काव या तो बुआई के समय फसलों के साथ या तो फसलों के पहले ही हम खेतों में बिखरा देते हैं, नहीं सॉरी, खेतों में हम जो है सीडिल के माध्यम से या हम सीधा बिखरा देते हैं। अब टॉप ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, टॉप ड्रेसिंग का मतलब छिड़काव विधि। इसमें हम क्या काम करते हैं, खड़ी फसलों में उर्वरकों का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम यदि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे हमने अभी गेहूं की फसल में देखते हैं, गेहूं की फसल जैसे ही 21 से 25 दिन या एक माह की फसल हो जाती है तो हम जो नाइट्रोजन की बची मात्रा रहती है उसे छिड़काव विधि से या टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से हम पूरी खड़ी फसल में खाद का छिड़काव करते हैं। तो ऐसे जो है हम 2 बार करते हैं। तो इस प्रकार की जो खाद देने का जो तरीका है या विधि है उसे टॉप ड्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। और हम ये 2 नंबर का प्रश्न आता है तो उसी को हम आज बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों या मेरे दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसल ड्रेसिंग, बेसल ड्रेसिंग में क्या होता है, इस विधि में बुआई से पहले या बुआई के समय मृदा में उर्वरक मिलाई जाते हैं। टॉप ड्रेसिंग में क्या होता है, इस विधि में खड़ी फसलों पर उर्वरकों का छिड़काव किया जाता है। फिर दूसरा क्या दिया है, इसमें खेत की अंतिम जुताई से पहले इसमें खेत की अंतिम जुताई से पहले उर्वरक का छिड़काव किया जाता है अथवा बीज के साथ उर्वरक मिलाकर बोया जाता है। जैसे हम गेहूं की खेती करते हैं तो सीड्रिल में हम गेहूं को और उर्वरक को साथ में ही मिलाकर क्या है बुआई कर देते हैं। फिर टॉप ड्रेसिंग में क्या दिया दूसरा पॉइंट, इसमें उर्वरक सीधे ही खड़ी फसल पर छिड़क दिया जाता है अथवा पानी की हौद में उर्वरक घोलकर सिंचाई के साथ दिया जाता है। तो ये बहुत आसान और सरल विधि है टॉप ड्रेसिंग विधि। टॉप ड्रेसिंग विधि का ज्यादातर जो है धान में उपयोग करते हैं, गेहूं में उपयोग करते हैं, तो ज्यादातर ग्रामीण कुल की फसलें हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, सीधी खड़ी फसल में ही उर्वरकों का छिड़काव कर दिया जाता है। अब हम देखने वाले हैं अगला अंतर, और अगला अंतर क्या है हमारे सामने। तो आज का इस वीडियो का हम देखने वाले हैं 5वां अंतर। 5वां अंतर में हम क्या देखने वाले हैं, मिश्रित तथा जटिल उर्वरकों में कोई 4 अंतर लिखिए। तो मिश्रित उर्वरक क्या होती है, जटिल उर्वरक क्या होती है, हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर करिए अपने दोस्तों को या अपने फ्रेंड को, और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए। और यदि मेरे वीडियो में कोई कमी रहती है या आपको और अच्छे से समझना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप कमेंट्स करने तक ही नहीं रुकना है, आप यदि मेरे चैनल में नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। जैसे कि अभी इसके बाद जैसे ही हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो हम सीधा जो है पीएटी की क्लास देखेंगे। पीएटी की क्लास देखने के बाद हम जो है सीपीएटी और बीएचयू, हम बहुत सारी एग्ज़ाम की जो है तैयारी करने वाले हैं। और तो आप इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मैं आपको बिल्कुल एक एक जानकारी बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं, हमारे टॉपिक में हम फिर से आ जाते हैं और फिर से हम देखने वाले हैं मिश्रित उर्वरक। तो मिश्रित उर्वरक और जटिल उर्वरक, जटिल उर्वरकों को यौगिक उर्वरक के नाम से भी जाना जाता है। तो मिश्रित उर्वरक आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसी उर्वरक हैं जिनको जो है कुछ उर्वरक को हम इकट्ठा मिला लेते हैं और मिलाने के बाद उनको फिर क्या कर देते हैं, खेतों में बिखेर देते हैं। और जटिल उर्वरक तो ऐसी होती हैं, ये ऐसी उर्वरक होती हैं जो कारखाने में ही तैयार की जाती है और उसी समय ही उसमें 2-3 प्राथमिक या द्वितीयक पोषक तत्व मिलाकर ही तैयार की जाती है। ऐसी जटिल उर्वरक होती हैं। आपको भली भांति पता है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। ये विभिन्न पोषक तत्वों वाले विभिन्न उर्वरकों को स्वयं आपस में मिश्रित करके बनाए जाते हैं। जैसे हम जब खेत में जब हम धान या गेहूं की खेती करते हैं तो डीएपी, पोटाश युक्त उर्वरक और फास्फोरस युक्त उर्वरक, इनको हम पूरा एक स्थान पर जो है इकट्ठा डाल के पूरा मिला के इसके बाद खेतों में छिड़काव कर देते हैं। ऐसी प्रक्रिया मिश्रित उर्वरक के अंतर्गत आती है। अब जटिल उर्वरक क्या है, ऐसे उर्वरक जिसमें
पौधों की आवश्यकताओं के 2 या 2 से अधिक तत्व पहले से ही उपस्थित होते हैं। मतलब इनके ये तत्व जो है वहां कारखाने में ही मिलाकर इनको उर्वरक तैयार किए जाते हैं। ये मृदा को नाइट्रोजन, अब दूसरा पॉइंट क्या दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है नाइट्रेट एवं फास्फोरस वाले उर्वरक को मिश्रित नहीं करते। नाइट्रेट, ध्यान रखना पड़ता है, नाइट्रेट एवं फास्फोरस वाले उर्वरक को मिश्रित नहीं करते क्योंकि इनके मिलने पर धीरे धीरे नाइट्रिक अम्ल बनने लगता है जो कि पौधों को नुकसान पहुंचाता है। जैसे डीएपी को हमें नाइट्रेट वाले उर्वरक से वो नहीं मिलाना चाहिए। यहाँ इधर क्या दिया है, ये मृदा को नाइट्रोजन एवं फास्फोरस प्राप्त रूप में प्रदान करते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या दिया है, मिश्रित उर्वरक भंडारण हेतु प्राय कम सुरक्षित होते हैं क्योंकि हम इनको खुले में एक साथ मिला देते हैं, तो इन्हें यदि हम भंडारण करते हैं तो इनके पोषक तत्वों में गिरावट आ जाती है या केमिकल रिएक्शन हो जाता है, तो ये भंडारण में कम सुरक्षित होते हैं। ये उर्वरक अपिंडी तथा अजलग्राही होते हैं तथा भंडारण के लिए सुरक्षित होते हैं क्योंकि ये कारखाने से ही वैसे तैयार करके पहुंचा दिए जाते हैं ताकि इनकी पोषक तत्वों की हानि ना हो। चौथा क्या दिया है, इनके उपयोग से समय, श्रम तथा भंडारण हेतु स्थान की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता होती है और इनके उपयोग में समय, श्रम तथा भंडारण हेतु स्थान की बचत होती है। तो ये हमने देखे आज का 5वां जो है अंतर, और बस हम आज यहीं तक देखेंगे। अब इसके बाद जब सेकंड इसकी क्लास आएगी अंतर की, तो जो बचे हुए अंतर हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, आते हैं, हम उनको अच्छे से समझने वाले हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो आप कमेंट्स करके बताइएगा, और यदि आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। लाइक के अलावा आपको शेयर भी करना है, और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। तो आप मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे हमारी अगली क्लास अंतर की फिर से होगी।